लाइव हो मैम अब आप। Emotions are the critical part of human experience. We laugh, we cry, but sometimes these emotions get out of our control. So sometimes we feel sad and we are feeling that that sadness doesn't go because it is a depression. So, good morning, all of you. I'm Dr. Manisha Panu from the Om Sterling Global University. आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है डिप्रेशन, हैंडलिंग डिप्रेशन इन द डिफिकल्ट टाइम्स. So, to start with, I would like to share a PPT with you. सर मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है? हाँ जी मैम, बिल्कुल स्क्रीन शेयर है आपकी और ये हाइड पे आप क्लिक कर सकते हो. ओके सर, थैंक यू सो मच. So, according to a study conducted by World Health Organization, around 200 million people in India may suffer from depression. That is, 1 in 5 people are suffering from depression. And एक और स्टडी है जो सजेस्ट कर रही है कि the India is the most depressed country in the world. So इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डिप्रेशन जो है इंडिया में कितना है. Worldwide it is in its space, but India is the most depressed country in the world. एक रीसेंट स्टडी की गई है WHO के द्वारा जिसमें कि उन्होंने असेस की है पेशेंट्स के एटीट्यूड्स टुवर्ड मेंटल हेल्थ, एंड उनको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब अ पर्सन विद मेंटल इलनेस. So, you will be shocked to know that 56% of people said that mental ill patients are those who talk with themselves, and 9% said that they are depressed, 15% call them as retards, 20% call them crazy, stupid, or mad. So, with this, we can see that how stigma is attached to mental health in Indian society. इंडियन सोसाइटी में इसका जो डिप्रेशन इज नॉट अ थिंग बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस लाइक लॉस ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन अवेयरनेस एंड योर आर कल्चरल जो स्ट्रक्चर है. द पीपल दे डू नॉट फोकस ऑन मेंटल हेल्थ. So, lack of education and our cultural beliefs are formulated in such a way कि जो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, ये दे जस्ट इग्नोर दिस इशू, और ये इशू बहुत बड़ा बन जाता है और फिर बहुत ज़्यादा स्तर पे ये तबाही लाता है किसी इंडिविजुअल पे, एंड जिसके कारण आप देख सक रहे हैं कि आज कितने सुसाइड केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं. सो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया हम क्या कर सकते हैं डिप्रेशन को स्टॉप, जिसमें हम स्टॉप कर सकें या कम कर सकें. सबसे पहले तो हमें डिस्करेज करना चाहिए या स्टॉप. वी शुड नॉट डू दिस. वी आर डिस्करेजिंग द पीपल हु आर सीकिंग ट्रीटमेंट. ओके, एंड वी जस्ट टेल देम के बी स्ट्रॉन्ग, कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, यू कैन हैंडल दिस. नो, जो डिप्रेस्ड पेशेंट होते हैं, हाउ डिफिकल्ट फॉर देम इज टू कोप अप फ्रॉम द सिचुएशन, एंड वी जस्ट से के तुम कर सकते हो, क्या तुम इतना ही नहीं कर सकते, क्या तुम अपने घर की सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकते, क्या तुम अपने आप को स्टेबल नहीं रख सकते. डोंट मेक सच कमेंट्स. नाउ प्लीज स्टॉप लेबलिंग एंड जजिंग देम. अब जब आपको नहीं पता कि वो किस कंडीशन से गुजर रहे हैं, डोंट जज देम और डोंट लेबल देम. ये जो सारी सिचुएशन है, वी आर एडिंग ऑन टू दैट डिप्रेस्ड पेशेंट. It is not a sign of weakness. We see a depressed patient or a mental ill patient, कि ये बहुत कमजोर है, ये यही हैंडल नहीं कर सकता. No, it is not a sign of weakness. And we never look the cause.
कोई भी समस्या है हम उसके कॉज की तरफ नहीं देखते, वी जस्ट स्टार्ट ऑन ब्लेमिंग। हम या तो खुद को ब्लेम करेंगे उस सिचुएशन के लिए, या फिर हम सामने वाले को या दूसरों को हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। प्लीज डोंट डू दैट। अगर कोई पेशेंट या कोई इंसान मेंटली फिट रहने के लिए कोई थेरेपी ले रहा है या कोई स्किल वो सीख रहा है, इट इज नो नॉट अ बैड आइडिया, और देयर इज नो शेम इन इट। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। प्लीज एनकरेज पीपल हु आर टेकिंग दिस थेरेपी टू कीप देयर मेंटल लेवल फिट। और इसमें लास्ट पॉइंट हम क्या कर सकते हैं एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, रीच आउट टू द पीपल। यू नो, हम क्या सोच रहे हैं आजकल, हम लोग सोशली इतने एक्टिव नहीं है जितना हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे एक्टिव रहते हैं। हम जज कर लेते हैं किसी फ्रेंड का या किसी रिलेटिव का मूड अकॉर्डिंग टू द स्टेटस दे आर गोइंग ऑन व्हाट्सएप। जो स्टेटस लगा रहे हैं या फेसबुक पे जो वो पोस्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से हम उन्हें जज कर रहे हैं। प्लस एक और चीज देखने में आई है कि हमारी फ्रेंडशिप का क्या लेवल है, वो भी हम इस चीज से अब जज करने लग चुके हैं कि हमारी पोस्ट पे किसके लाइक और कमेंट और शेयर कितने आ रहे हैं। So please do call them, please visit your friends, family and ask whether they need any help or not. कई बार क्या होता है, आपसे बात करके या आप उसकी समस्या को सुन के आप उसको कुछ ना कुछ हल दे सकते हैं। तो प्लीज रीच आउट द पीपल, अंडरस्टैंड देम एंड ऑफर हेल्प। Family, friends and parents should not, they should stop ignoring। हम इग्नोर कर रहे हैं जो सिचुएशन है उनको। जस्ट हम लोग एक जर्नल कमेंट बना देते हैं कि यार क्या है इसको सारे टाइम इसको यही टॉपिक है, या तुम्हें और कोई बात नहीं, तुमसे जब बात कर लो तुम्हें यही बात करनी है। प्लीज डोंट इग्नोर जो आपके नियर एंड डियर फैमिली मेंबर्स हैं या फ्रेंड्स हैं या आपके ऑफिस कलीग्स हैं, जो भी आपके सर्कल में जहां भी आप जिस समय हैं। अगर आपको लग रहा है कि किसी आपके फ्रेंड को या रिलेटिव को कोई बात करने से या कोई उसकी समस्या का समाधान हो सकता है, तो प्लीज गो रीच देम एंड आस्क फॉर हेल्प। क्योंकि जब हम ये चीज करेंगे तो सुसाइड जो अब बढ़ते जा रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, ना पैसे की ना फेम की। सी, पैसा है, सक्सेस थी, पैसा है, हर चीज है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, फैंस हैं, लेकिन उसके बाद भी जब कोई सुसाइड कर रहा है, दैट मीन्स सी द लेवल ऑफ मेंटल लेवल एंड मेंटल अलोननेस। ठीक। तो ये चीजें अगर हम इग्नोर करना छोड़ दें, हमारे आसपास जो लोग हैं हम उन पे देखें कि किसी कोई ऐसी चीज जिससे वो बंदा जो है वो परेशान है, इफ वी कैन डू काउंसलिंग, तो हम उसका जो मेंटल स्ट्रेस है उसको कम कर सकते हैं। सी, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये हमारी ड्यूटी है। सी, हमें ऐसा नहीं है कि अगर हम ऑफिस में है तो कि ये किसी के फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना। इफ यू आर लुकिंग समवन कि कोई परेशानी में है, तो यू शुड गो एंड टॉक। तो व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन एक ऐसी कॉमन एंड सीरियस मेडिकल इलनेस है जिसमें नेगेटिवली वो आपकी हाउ यू फील, हाउ यू थिंक एंड हाउ यू एक्ट, इन सब चीजों को वो इफेक्ट करता है। फॉर्चुनेटली इसका ट्रीटमेंट है, बट डिप्रेशन एक मतलब प्रोलॉन्ग फीलिंग ऑफ सैडनेस है। सी, हमारी लाइफ में हम अलग अलग इमोशंस को रोजमर्रा की जिंदगी में भी फेस हम करते हैं। कभी खुश है हम, कभी कोई परेशानी है तो हम दुखी हैं। बट जैसे ही एक नॉर्मल सैडनेस और डिप्रेशन में क्या फर्क है कि अगर कोई भी आपका कारण की वजह से आप सैड है एंड सडनली सम हैप्पी मोमेंट कम इन योर लाइफ, तो वो जो सैडनेस है वो खत्म हो जाती है। बट अगर आपकी सैडनेस डिस्पाइट ऑफ हैप्पी मोमेंट्स इन योर लाइफ, अगर कोई अच्छा हो रहा है आपके साथ फिर भी अगर आपकी जो सैडनेस है वो नहीं जा रही है, दैट इज साइन ऑफ डिप्रेशन। ये जो डिप्रेशन है, आपका इंटरेस्ट जो है वो लॉस हो जाएगा, एंड जो आपकी इंटरेस्ट की चीजें हैं जो कभी आपको करने में दिलचस्पी थी, आप उन चीजों में भी आप दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। आपकी फिजिकल और इमोशनल जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाएंगी, और जो पर्सन है वो अपनी डेली रूटीन की फंक्शंस हैं उसके घर पे या ऑफिस में वो भी करने में उसको दिक्कत होगी। सो टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन में आपको बहुत टाइप के सिम्टम्स हो सकते हैं, बट मोस्ट कॉमनली जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो है सैडनेस, फीलिंग एम्प्टी, अकेला और या खालीपन का एहसास,
होपलेस, वर्थलेस, इंसान को लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ या मेरी जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। फटीग, चेंजेस इन स्लीप पैटर्न, लाइक या आप बहुत ज्यादा आपको नींद आएगी या आपकी नींद भी उड़ जाएगी। इरिटेबिलिटी, यू नो, आप हमेशा इरिटेट रहेंगे। चेंजेस इन एपेटाइट, आइदर आपको आपकी जो हंगर है वो सप्रेस हो जाएगी या फिर बहुत ज्यादा आप खाने लगेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डेंजरस पॉइंट इज थॉट्स ऑफ सुसाइड। जब ये सब जो फीलिंग्स आने के बाद जो पेशेंट है, इट थिंक्स के मेरा कोई यहाँ पे मेरी जरूरत नहीं है, नो वन लव्स मी, आई एम वर्थलेस, you know, and I have nothing left to do, then there are he or she want to kill or to end his life. So thoughts of suicide can also occur. अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिप्रेशन, और हर टाइप के डिप्रेशन में अलग अलग टाइप के सिम्टम्स हैं। मोर और लेस जो डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं वो सेम रहते हैं, बट इट ओनली द अल्टरेशन इज फ्रॉम द जो सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स है उसके बेसिस पे ये अलग अलग टाइप के हम इसको कैटेगराइज कर देते हैं। लाइक जो मैंने अभी आपको सिम्टम्स बताए, अगर वो सिम्टम्स किसी पेशेंट में 2 वीक से ज़्यादा परसिस्ट कर रहे हैं एंड उसकी जो फंक्शनल एबिलिटी है वो डेली रूटीन के फंक्शन करने में जो भी उसके काम है वो प्रॉपरली नहीं कर पा रहा, हिज डिप्रेस्ड 2 वीक्स तक अगर ये सिम्टम्स रहते हैं, दैट इज नोन एज मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। जबकि अगर यही सिम्टम्स 2 साल या उससे ज्यादा अगर रह जाएं तो उनको बोलेंगे हम परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। कई बार क्या होता है, डिप्रेशन कैन बी ब्रॉट ऑन बाय सम स्पेसिफिक सिचुएशंस इन लाइफ, लाइक आफ्टर postpartum depression, after giving delivery to baby, there are hormonal changes in female body जिसकी वजह से उसको स्लीप प्रॉपर नहीं मिल रही है, उसकी खुद की बॉडी जो है वो नहीं संभाल पा रही है, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेबी, इन सारी मिक्स सिचुएशंस में that female go in the depression. It is known as postpartum depression. And sometimes there is seasonal depression in winters due to lack of sunlight in winter. Some patient aggravate these symptoms, जैसे मन नहीं लग रहा है, उदासी रह रही है, या जो मैंने आपको पहले symptoms बताए, it goes into the seasonal depressions. So sometimes depressions look like a normal sadness, so it is very difficult for people to understand के whether I am depressed or not. लोग आपसे आर्ग्यू करेंगे कि you are strong enough, you can do it, you can handle this, why are you not handling this, तुमसे ये तुम इतना ही नहीं handle कर पाते। But for a depressed person, or a person who is in depression, it is not so easy to come out of that state. So depression जो है वो एक mix and match of hormones, and you cannot control your own emotions because they go out of control. अब बहुत सारे कॉजेज हैं डिप्रेशन के, बट सम ऑफ द कॉजेज आर जेनेटिक कंपोनेंट। अगर आपकी फैमिली में या सिबलिंग्स में किसी को डिप्रेशन का कोई सिम्टम है, या आपकी अगर फैमिली हिस्ट्री है डिप्रेशन की, तो यू आर मोस्ट लाइकली टू बी इफेक्टेड बाय डिप्रेशन। एनवायरमेंटल कंपोनेंट की अगर हम बात करें, तो अगर कोई जो पर्सन है ड्यू टू अब्यूज और नेग्लेक्शन, neglection or rejection, this is the main factor. I think nowadays people they feel neglected, and which cause a state of depression in them. And severe stress, कोई फैमिली में कोई डेथ हो गई, या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, या कोई जॉब चली गई जिसकी वजह से सिवियर स्ट्रेस अगर पेशेंट पर्सन अगर फील करता है, तो इट कैन ऑल्सो कॉज डिप्रेशन। Now there are studies are going on, and till date कोई एक concluded नहीं है डिप्रेशन का कॉज। अलग अलग थ्योरीज हैं जिसके हिसाब से डिप्रेशन जो है उसको, उसका जो कॉज है उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, दे सम साइंटिस्ट से दैट डिप्रेशन इज कॉज्ड बाय इम्बैलेंस ऑफ सर्टेन केमिकल्स विद इन द ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास है मोनोमाइन हाइपोथेसिस। ये थ्योरी कहती है कि आपकी जो बॉडी में 2 गुड हार्मोन्स हैं, सेरोटोनिन एंड डोपामिन। दीज आर द हार्मोन्स व्हिच आर रिलेटेड टू गिव यू फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड रिवॉर्ड। तो अगर इन
केमिकल्स के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनकी जो संख्या में अगर डिक्रीज आ जाएगा, इट कैन कॉज डिप्रेशन। तो ये जो थ्योरी है इसको बहुत सारी चीजों ने सपोर्ट किया है, जैसे कि अगर कोई इफ देयर आर पेशेंट विद पर्टिकुलर जेनेटिक वेरिएशन सी इन जीन दैट कोड्स फॉर सेरोटोनिन रिसेप्टर, जो पेशेंट्स के अंदर देखा गया कि अगर सेरोटोनिन रिसेप्टर को जो जीन कोड करती है, देयर इज अ म्यूटेशन, so those patients are susceptible to depression as compared to those patients who have not been seen with the genetic mutation. Secondly, कई जो people है with depression, जब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हमें पता चला है कि जो डिप्रेस पेशेंट्स हैं उनकी जो ब्रेन में डोपामिन, अभी जो हमने बात की सेरोटोनिन एंड डोपामिन, डोपामिन की जो सिग्नलिंग है वो जो है उसमें चेंजेस आते हैं। So these two, these are the just two studies which support this hypothesis. There are many more. Some researchers found that depression is caused by genetic. अगर आपको genetically means अगर आपको family history है depression की, तो आपकी body में जो सेरोटोनिन और डोपामिन नाम के जो केमिकल्स हैं, इनको बनाने के लिए जो प्रोटीन चाहिए होते हैं, इनके न्यूरोट्रांसमीटर्स को बनाने के लिए जो प्रोटीन चाहिए होते हैं, वो जो है डिप्रेस्ड पेशेंट्स विद अ फैमिली हिस्ट्री जिनकी पॉजिटिव है वहाँ उसमें पाए जा रहे हैं। तो इसीलिए जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन दी जाती हैं लाइक सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ये इसी पे काम कर रहा है। नाउ ये जो मेडिकेशंस हैं इसमें जो SSRI जो है, ये वर्क कैसे करती हैं, ये क्या करती हैं, सेरोटोनिन का जो रिलीज है उसको अल्टर कर देती है साइनेप्स पे, जिसकी वजह से जो सेरोटोनिन जो सिग्नलिंग है वो बढ़ जाती है और जो पेशेंट डिप्रेस पेशेंट है इट इज रिलीज। बट साइंटिस्ट जो है सिर्फ इस बात पे नहीं मान रहे हैं कि सिर्फ केमिकल इम्बैलेंस की वजह से आपका डिप्रेशन कॉज हो रहा है। Some scientists are also, researching that if a depressed person undergo through brain imaging, we found that patients with depression generally have less gray matter. ब्रेन के अलग अलग एरियाज में ग्रे मैटर का जो अमाउंट है वो कम मिलता है इन डिप्रेस्ड पेशेंट एज कंपेयर टू अ नॉर्मल पेशेंट। तो जो ग्रे मैटर है दैट इज मेड अप ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज, साइनेप्सेस, डेंड्राइट्स एंड ग्लियल सेल्स। सी, दिस इज द प्लेस वेयर मोस्ट ऑफ द न्यूरोनल सिग्नलिंग हैपेंस। तो अगर ग्रे मैटर में कोई चेंज आता है तो इट विल इफेक्ट ऑल काइंड ऑफ द सिग्नलिंग, इमोशंस, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, इन सब में वो इफेक्ट डालेगा। Okay, so depression, this study shows that depression is more likely to be caused by the structural changes as compared to chemical ones. तो बेसिकली डिप्रेशन करता क्या है, ये आपके ब्रेन के जो कुछ पार्ट्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं इमोशंस को और अपना ध्यान रखने की चॉइसेस। फॉर एग्जांपल, आई वांट माई सेल्फ टू टू बी हैप्पी और टू कम अप फ्रॉम एनी सिचुएशन। तो ये जो डिसीजन जो मेकिंग जो चॉइसेस हैं, ये जो बेसिकली जो पार्ट्स ब्रेन के इन चीजों को डिसाइड करते हैं, डिप्रेशन में वो पार्ट श्रिंक हो जाते हैं। ठीक। Some scientists also believe that depression occur due to changes in brain plasticity. Brain plasticity क्या है? Brain plasticity एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वो चेंज हो जाते हैं और अडेप्ट कर लेते हैं न्यू जो इंफॉर्मेशन और सिग्नल्स के हिसाब से। तो ब्रेन की प्लास्टिसिटी जो है वो भी चेंज हो जाती है इन दी डिप्रेशन। और इसमें आप एक चीज और भी, न्यूरोजेनेसिस होती है। एक न्यूरोजेनेसिस मतलब जो नए ब्रेन के सेल्स बनते हैं। Although it is very uncommon in adult brain, but some part of brain we we have those cells which they have nerve cells which create and connect the new cells throughout our life. So neurogenesis जो है उसकी रिडक्शन हो जाती है which cause the depression. अगर आप क्रॉनिक स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से स्ट्रेस है, तो इसका एक आपका न्यूरोप्लास्टी और न्यूरोजेनरेशन पे न्यूरोजेनेसिस पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन लेने से क्या होता है, न्यू ब्रेन सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पेशेंट है डिप्रेशन के, दे फील रिलीव्ड। Yet there is another theory which links depression with our immune system. So देखिए अभी हमने क्या क्या देखा कि कुछ कह रहे हैं कि depression is caused by chemical, some says that it is due to change in brain structure,
कुछ जो है वो कह रहे हैं कि आपका जो न्यूरोजेनेसिस एंड न्यूरोप्लास्टी से होता है ये इसका कनेक्शन। और कुछ जो थ्योरीज है वो कह रही हैं कि जो डिप्रेशन है वो हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। Researchers जो है they have found that patients with depression have unusual high content of cytokines. What is cytokine? Cytokine एक small protein है which is found, that is it cause an anti-inflammatory inflammatory response cause करता है ये। जब हमारी बॉडी को कोई इंजरी होती है तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो आता है, जगह पे स्वेलिंग होनी और रेडनेस होनी, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल एक प्रोटीन होता है दैट इज साइटोकाइंस। तो डिप्रेशन में पेशेंट्स में साइटोकाइंस जो है अनयूजुअल हाई कंटेंट में उनको मिला है। साइटोकाइंस जो है उसमें वो क्या करता है, वो जो ये फीलिंग है आपकी सिकनेस की उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लाइक यू फील सैड, जब आप बीमार होते हैं यू डोंट फील यू आर सैड, यू डोंट फील हंग्री, आप खाना नहीं खाते, स्लीपी रहते हो, have trouble concentrating. So all these emotions are connected to cytokines. तो साइटोकाइंस का लेवल जब बढ़ जाएगा तो ये डिप्रेशन के सिम्टम्स जो हैं इसको इंड्यूस और ये एग्जावेट कर देते हैं। तो आप इसीलिए देखा होगा कि जो डॉक्टर्स हैं जो डिप्रेशन में पेशेंट्स हैं उनको एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स देते हैं, सो दैट वो एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स क्या करती हैं, साइटोकाइंस का लेवल कम कर देती हैं और जो डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं उनको अपने जो सिम्टम्स हैं उनमें रिलीफ मिलता है। ना अब हमने देखी कि कौन कौन सी थ्योरीज थी, अलग अलग थ्योरीज हैं। अब तक हमें कोई एक नतीजा नहीं मिला कि व्हाट डेफिनेटली किस तरह से डिप्रेशन होता है और डिप्रेशन किस तरह से हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है। तो अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग रिसर्चेज अभी भी चल रही हैं। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज दी इलनेस किस लिए होती है। बेसिक there is one model, ABC model of illness, in which A is the adversity or activating event। कोई एक इवेंट होता है आपकी लाइफ में, दैट इज ए। कोई भी एक्टिवेटिंग जो इवेंट है दैट इज ए। उसके बाद बी इज द बिलीफ अबाउट दैट सिचुएशन। आप उस सिचुएशन के बारे में एक बिलीफ बना लेते हैं। सी इज द कॉन्सिक्वेंसेस। उस बिलीफ जो आपने उस सिचुएशन के लिए बनाया है उस बिलीफ के हिसाब से आप या तो इमोशनल रिएक्शन देते हैं या फिर बिहेवियर रिएक्शन देते हैं। तो इलनेस जो है इसका बेसिक मॉडल यही है, एक एक्टिवेटिंग एजेंट होता है जो आपको एक्टिवेट मीन्स कोई ऑल्टरेशन करता है या इवेंट दैट क्रिएट अ बिहेवियर। उसके बाद उस एक्टिवेटिंग इवेंट के लिए आप एक थॉट बना लेते हैं या एक बिलीफ बना लेते हैं कि किसी ने अगर ऐसे किया वो एक्टिवेटिंग इवेंट हो गया। अगर किसी ने आपको कुछ गलत कहा तो ये एक्टिवेटिंग इवेंट हो गया। बी इज बिलीफ अबाउट द सिचुएशन। आपने बिलीफ बना लिया कि दिस पर्सन इज बैड और दिस पर्सन इज इविल। सी इज कॉन्सिक्वेंसेस। अब आप क्या करेंगे, इमोशनल और बिहेवियर, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। उस जो आपका बिलीफ था उस पे आपने बिहेवियर जो है आपका, आप उसके हिसाब से एक्ट करेंगे। आइदर यू गो एंड फाइट और यू विल गो इन एन इमोशनल स्टेट और आप उसको फाइट करोगे, मारोगे, पीटोगे। तो ये जो भी आपकी ABC है, इट इज द बेसिक मॉडल ऑफ इलनेस। अब आप इस बेसिक जो इलनेस को क्योर करने के लिए भी हमारे पास एक मॉडल है, दैट इज ABCDE। ABCDE मॉडल में क्या है, वही सबसे पहले A इज एडवर्सिटी और एनी एक्टिवेटिंग इवेंट। उसके बाद बिलीफ, इरैशनल बिलीफ, we will talk about irrational and rational belief. B is the belief जो आपने उस सिचुएशन के लिए बनाया। C is the consequences, मतलब उस बिलीफ के ऊपर आपने फिर एक्ट किया। C, ये आपका इलनेस हो गया। अब D is the disputing। D मतलब कि आप अपने इरैशनल, B जो आपने बिलीफ इरैशनल एक बिलीफ बनाया है। आप फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको गलत कुछ कहा, B आपने बिलीव बना लिया कि दिस पर्सन इज इविल, ये बहुत बेकार बंदा है, ठीक है। सी आपने क्या किया, आपने एक उससे फाइट की या आपने इमोशनल हो गए आप, या आपने उसको वापस से आप उसके साथ लड़े या जो भी आपका बिहेवियर रहा। अब इससे बचने के लिए हम क्या करें, डी इज द डिस्प्यूटिंग। आप अपना जो इरेशनल बिलीफ बनाए कि ये जो इंसान है सो एंड सो ये इविल है क्योंकि इसने मेरे साथ बैड बिहेवियर किया, तो इसको आप डिस्प्यूट कीजिए, क्या वाकई में ये
डिस्प्यूट मीन्स इसको आप कॉन्ट्राडिक्ट कीजिए। कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो आप उसमें क्या होगा कि वाकई में ये बंदा बुरा है, क्या हो सकता है इसके साथ कुछ, इसकी फैमिली में या इसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से इसने ऐसे बिहेव किया। सी, आपने डिस्प्यूट कर दिया अपने ही पहले थॉट को। तो अब जो ई है, ई इज द इफेक्टिव रैशनल बिलीफ। अब आप एक अच्छा इफेक्टिव रैशनल बिलीफ बनाओगे जिसकी वजह से जो आप उस सिचुएशन से जो आपको इमोशनल स्ट्रेस था उससे निकलने में आपको नहीं आप सोचोगे कि नहीं हो सकता है कि उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो या वो अपनी लाइफ में कुछ उसको स्ट्रेस हो, इसकी वजह से उसने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया। तो अब आप एक रैशनल बिलीफ बन जाएगा आपका और अब आप इस सिचुएशन में से इजीली बाहर निकल पाएंगे। So this is the ABCDE model. See, I'm discussing with you all because I'm not discussing it for the depressed patients. I'm just discussing because हम भी रोजमर्रा की जिंदगी में we all are depressed in some or other point in any field. कहीं ना कहीं हम सब डिप्रेस्ड हैं, कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ बातें शेयर करने के लिए कोई नहीं है, कहीं ना कहीं हमें किसी चीज पे दुख है, किसी चीज पे बुरा लग रहा है। तो हमें ये चेक हमें कॉन्टिन्यूस रखना चाहिए कि डिप्रेशन होने के बाद आप कुछ भी किसी को बताते रहिए, वो उसके लिए नामुमकिन है उस चीज में से निकल पाना। बट वी कैन चेक एंड वी कैन प्रिवेंट आवरसेल्फ टू गोइंग इनटू दैट स्टेट। उसमें से निकलना, डिप्रेशन में जाने के बाद निकलना बहुत मुश्किल है। तो हमें एक कॉन्टिन्यूस हमारी हैबिट होनी चाहिए कि रोजमर्रा हमारे साथ ऐसी एक्टिविटीज तो होती रहेंगी, फैमिली में, फ्रेंड्स में, ऑफिस में। उस चीज में से आप कैसे अपने आप को निकाल पाओगे? आप खुद को निकालोगे तभी तो आप दूसरों की हेल्प करोगे। सो दिस इज द मॉडल फॉर ABCDE मॉडल फॉर योर ट्रीटिंग योर इलनेस। अब हम बात करेंगे कुछ हमारे इरेशनल बिलीफ हैं। अगर हम हमारी जिंदगी में से इरेशनल बिलीफ को निकाल दें तो आई डोंट थिंक कि किसी को भी उस स्टेट में जाने की जरूरत पड़ेगी। बट वी आर फ्रॉम दैट सोसाइटी के हम अपनी जो नॉर्म्स हैं हम उनको चेंज नहीं कर सकते, या हमने जो सोच लिया या जो हम किसी ने कह दिया हम उस पर बड़ी जल्दी बिलीव कर लेते हैं। सो देयर इज वेरी अमेरिकन फेमस साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट एलिस, जिन्होंने 1955 में डेवलप किया रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, REBT। तो जो एल्बर्ट एलिस साहब थे, इनके हिसाब से कि जो इन्होंने 3-4 बात ऐसी की, मैंने इसमें लिखी हुई है। यू फील द वे यू थिंक, जैसा आप सोचोगे वैसा आप महसूस करोगे। यू आर नॉट योर थॉट। इसको अगर आप सोचेंगे, यू आर नॉट योर थॉट, जैसा आप सोच रहे हैं आप वो नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बेकार हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं वर्थलेस हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, इट इज नॉट, दिस इज योर थॉट, दिस इज नॉट यू। एंड थर्ड वन इज, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट slogan from Albert Ellis साहब is, illogical thoughts cause us suffering। हमारे साथ कुछ बुरा होता है वो हमें इतना परेशान नहीं करता जितना कि जो हमारी सफरिंग है डिपेंड्स अपॉन आवर थॉट्स। जो हमारे इलॉजिकल थॉट्स हैं उसकी वजह से हम ज्यादा परेशान हैं। तो मैं अभी आपके साथ कुछ डिस्कस करूंगी, कुछ इरेशनल थॉट्स जिनको अगर हम अवॉइड कर सकें तो हमारी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। नंबर 1 इज, I must do well and get the approval of everybody who matters to me or I will be a worthless person। इससे इसमें है कि आप जो भी लोग आपसे रिलेटेड हैं उन सबका कंसेंट और प्यार मुझे मिलना चाहिए। मैं कुछ भी करूं, मुझे हर जो मेरे सराउंडिंग में जो लोग हैं वो मुझे प्यार करें या मेरे काम को सराहें, ऐसा कभी भी नहीं होता। जरूरी नहीं है कि एक काम अगर 10 लोग उसको ठीक कहेंगे तो 2 लोग उसको गलत भी कहेंगे। तो यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस द क्रिटिसिज्म। ऐसा नहीं है कि अगर सभी लोग मेरे काम से खुश नहीं हैं तो मैं एक वर्थलेस पर्सन हूँ। दिस इज द इरेशनल बिलीफ। Second is, nobody should ever behave badly and if they do, I should condemn them। कि कोई भी इंसान मुझसे बैड बिहेवियर नहीं कर सकता, और अगर कोई इंसान किसी से बैड बिहेवियर करता है तो वो एक इविल है और उसकी 24 घंटे बुराई होनी चाहिए। नो। आप ये सोचिए, क्या कभी आपने कोई गलती नहीं की? क्या कभी आपने किसी का दिल नहीं दुखाया? वी ऑल डू मिस्टेक्स एंड वी डोंट नो कि
कोई इंसान अपनी लाइफ में किस चीज से गुजर रहा है। तो अगर कोई एंटी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, अगर कोई पीपल दे आर इन्वॉल्व इन एंटी सोशल एक्टिविटी, तो ये जरूरी नहीं है कि दे आर गोइंग टू रिपीट दैट थिंग अगेन एंड अगेन। मे बी देयर इज सम सिचुएशन इन देयर लाइफ दे आर डूइंग दिस, बट ये धारणा जो हम बना लेते हैं, दिस इज रॉन्ग। Sometimes situations are, different, and so people behave differently, and we should not, label them as evil. Third one is, other people must treat me kindly and fairly or else they are bad. कि हमेशा जो लोग दूसरे लोग हैं वो मुझसे अच्छे से बात करें, और नहीं तो वो अच्छे नहीं है। सी, दो चीजें होती हैं। अगर आपको कोई बैड बिहेव करता है, आइदर यू इन्फ्लुएंस देम, या तो आप उन्हें बदल दीजिए, और जस्ट एक्सेप्ट देम एंड मूव अहेड। और इसमें कोई आप जो ये बीच में धारणा बना लेते हैं, धारणा नहीं बनाइए, क्योंकि जब आप एक धारणा बना लेंगे तो आप उसी के हिसाब से बिहेव करेंगे। या तो आप उस इंसान के साथ आप उसको एक्सेप्ट करो एंड मूव अहेड, या फिर आप उस इंसान को या तो अपने हिसाब से बदल लो या उनके हिसाब से बदल जाओ। We have no other option. Fourth one is, when things are tough, I am under pressure and I must be miserable and there is nothing I can do about this. This is totally wrong. जब परिस्थितियां हमारे अगेंस्ट होती हैं, जो मिजरी है, जो सफरिंग है, वो एक्सटर्नल नहीं है, ये हमारे थॉट्स हैं। जो हमारे एल्बर्ट साहब हैं, ये कहते हैं कि जो 10% है हमारे जो सफरिंग, 10% जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो हमारी सफरिंग की वजह से आती हैं। कोई जो हमारे साथ प्रॉब्लम है वो सिर्फ 10% ही की वजह से इमोशंस नेगेटिव आते हैं। 90% ऑफ जो इमोशंस नेगेटिव आते हैं वो हमारी सोच से आते हैं। हमने उस सिचुएशन को देख के उसके बारे में क्या सोच बना ली, ये उससे आते हैं। ठीक है, तो कभी भी जब आपकी नेवर थिंक के अब ये सिचुएशन जो है ये बाहर से, मतलब ये सिचुएशन खराब है इसीलिए आई एम एक्टिंग दिस, नो। जो मिजरी या सफरिंग जो है वो आपके इंटरनल थॉट्स की वजह से। Fifth one is, if when we are facing, there is possibility of something frightening or dangerous happening to me, I must always think of it. अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है या कुछ मेरी लाइफ में ऐसा है, तो मुझे उसी के बारे में सोचना चाहिए। हमेशा मुझे वही चीज दिमाग में रखनी चाहिए और मुझे उसी के बारे में सोचना चाहिए। दिस इज अ इरैशनल बिलीफ, और ये बिल्कुल गलत है। आपके साथ कुछ हुआ, आप सिचुएशन है, या तो हैंडल करो, फेस दैट सिचुएशन, हैंडल इट और लीव इट। दो ही चीज है आपके पास। ये आप जो धारणा बनाते हो, बिकॉज मेरे साथ ऐसा हुआ है, नाउ आई एम डिप्रेस्ड, आई एम सैड बिकॉज मेरे साथ ये हुआ है, नो। आपकी सफरिंग जो है वो सिर्फ आपके थॉट से आ रही है, नॉट फ्रॉम द इवेंट विच हैज अकर्ड far time, in past. Sixth one is, I can be as happy as is possible by doing as little as I can and by just enjoying myself. कि कई लोग जो होते हैं वो डिफिकल्ट सिचुएशन में कहेंगे चिल करो, बी हैप्पी। सी, दिस इज जस्ट फॉर सम टाइम, बट अगर आप लॉन्ग रन में इसको देखें, योर इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर विल इफेक्ट यू। यू डोंट, अगर कोई सिचुएशन फ्राइटनिंग या डेंजरस है, you should or you have to face it. सिर्फ ये कहने से कि just chill and just be happy, this is nothing. This is a just irresponsible behavior. अगर आप चीजों को नेग्लेक्ट करते रहेंगे, किसी भी चीज को, फॉर एग्जाम्पल कोई, अगर आपको कोई किसी मटेरियल को और किसी की फीलिंग्स को अगर आप इस तरह से इग्नोर करते रहेंगे, तो लॉन्ग रन में आपको नुकसान देने वाला है। दिस इज एन इररेशनल बिलीफ कि आपके पास अगर मुसीबत आई है, जस्ट इग्नोर इट एंड गो ऑन चिल। नो, फेस दैट सिचुएशन and then conclude. Seventh is, I must be a high achiever or I will be worthless. ऐसा कभी भी नहीं होता है। हम सब सुपरस्टार्स नहीं हैं, हम सब क्रिकेटर्स नहीं हैं, हम सब माउंटेन्स क्लाइम नहीं कर सकते। हर इंसान की अपनी लिमिटेशंस हैं, हर इंसान में कुछ पॉजिटिव बातें हैं, कुछ नेगेटिव बातें हैं। तो ये कि हर जगह में परफेक्ट होने चाहिए इज इररेशनल बिलीफ, टोटली इररेशनल बिलीफ।
आपको एक्सेप्ट करना चाहिए एंड यू शुड नो कि मेरे क्या लिमिटेशंस है, मेरे क्या स्ट्रेंथ है। तो ये सोचना कि अगर मैं सब जगह एक्सेल नहीं कर पाता तो जो हो सकता है एक क्रिकेटर जो हो वो बिल्कुल 10th पास हो एंड ही कैन नॉट अचीव 100% मार्क्स इन मैथ सब्जेक्ट, और एक जो बच्चा मैथ्स में जिसके 99% मार्क्स हैं वो क्रिकेट नहीं खेल सकता। तो देखिए ना, बट दे आर डिफरेंट, डिफरेंटली वो उनमें क्लैरिटीज हैं और उसमें अलग अलग फील्ड में अपने उनकी जो जिसको हम बोलते हैं कि उनकी अपनी एक अहमियत है। तो आप कभी भी ये नहीं सोचें कि मुझे हर चीज में अच्छा होना चाहिए। आप अच्छी माँ होनी चाहिए, आप अच्छी फ्रेंड होनी चाहिए, आप अच्छी बीवी होनी चाहिए, आप अच्छी बेटी होनी चाहिए, आप अच्छी बहू होनी चाहिए। नो, जस्ट रिलैक्स। आप आप इस चीज को कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफ पे, प्रोफेशनल लाइफ पे। एक इंसान हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता, हर इंसान की अपनी लिमिटेशंस हैं, ये हमें भी समझना चाहिए और आपको दूसरों की भी समझनी चाहिए कि सामने वाले बंदे में क्या लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट पार्ट इज पास्ट एक्सपीरियंसेस मस्ट कंटिन्यू टू अफेक्ट अस थ्रू आउट लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और ये अक्सर देखा जाता है कि अगर किसी के साथ कुछ पास्ट में हुआ है, वो उसी बात को लेके हमारे साथ ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। नो, पास्ट एक्सपीरियंस से आप सीखिए। आपके साथ कुछ हुआ, जस्ट लर्न फ्रॉम इट। हम लर्न नहीं करते हैं, हम बस उसी चीज को, हम उसको जो थॉट प्रोसेस है, जो थॉट आपने डेवलप कर लिया उस चीज के लिए, उस पेन नहीं है आपको, पेन आपका पास्ट एक्सपीरियंस आपका चला गया, बट जो पेन है वो किस चीज की वजह से, दैट इज ड्यू टू योर थॉट। जो आपने थॉट क्रिएट किया है उसकी वजह से आपको सफरिंग है। ठीक, तो पास्ट इवेंट से आप सीखिए और मूव ऑन कीजिए। ये जरूरी नहीं कि पास्ट इवेंट जो है वो आपकी लाइफ थ्रू आउट योर लाइफ वो इफेक्ट करेगा आपको। इट नेवर इफेक्ट इट, दीज आर ओनली योर थॉट्स जो इफेक्ट करते हैं आपको। नाइन्थ इज द ऑल आई शुड ऑल टाइम इन टोटल कंट्रोल ओवर माई इमोशंस एंड सिचुएशन। हमेशा 24 घंटे इंटू 7 डेज मैं अपनी इमोशंस एंड सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर सकती और कर सकता, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स। हमारे साथ हमारे इमोशंस फ्लक्चुएट करते हैं, हमारे साथ ऐसी सिचुएशंस होती हैं। डोंट ये एक धारणाएं नहीं बनाए कि आदमी तू आदमी होकर होता है। नो, यू नो हर ह्यूमन बीइंग में इमोशंस हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि आपके जो इमोशंस हैं वो बाहर आते हैं। emotion of love, emotion of anger, emotion of guilty, emotion of every emotion come out. So please give respect to those person who feel emotional, because हमें बनाया है कुदरत ने, अगर हम अच्छा फील करें तो हम हंस सके, अगर हम बुरा फील करें तो रो सके। एक्सेप्ट, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी कि यार तू आदमी होकर रोता है। नो, दिस इज नॉट। अगर आप रोओगे तो आपका बहुत सारा स्ट्रेंथ, जो बॉडी का मैकेनिज्म है, जब आपका जो मन भर आएगा, वो रोने से क्या आपके हार्ट में से थोड़ी आपके आंसू आते हैं, बट इट रिलीव योर स्ट्रेस एंड यू फील गुड। And is we cannot control emotions, they are created by external events. एक धारणा ये भी है कि जो एक्सटर्नल इवेंट्स हैं उसकी वजह से इमोशंस है। मतलब कि अगर आपने मेरे साथ, आपने मुझे थप्पड़ मारा तो मैं थप्पड़ मारूंगी ही मारूंगी। नो, एक्सटर्नल जो इवेंट्स हैं उनकी वजह से जो इमोशंस होते हैं, वी कैन कंट्रोल देम। सी, डिस्पाइट अगर किसी के घर में कोई कुछ, किसी का लव वन जो है उनके पास नहीं है, दे आर एक्सपायर्ड, और कुछ ऐसी एकदम से इमीडिएट कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, यू कैन नॉट कंट्रोल इमोशंस। बट अदरवाइज कि कोई भी आपके साथ कुछ भी बिहेव करता है, यू कैन वेरी वेल कंट्रोल योर इमोशंस। दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज कि अगर मेरे साथ आपने ऐसा किया तो मैं भी आपके साथ ऐसा करूंगी। नो, you can control your emotions. So these were the irrational beliefs by डॉक्टर एलिस। अब कुछ हमारे एक बर्क साहब है, डॉक्टर एरन बर्क, उन्होंने भी हमें डिसफंक्शनल बिलीफ्स, उन्होंने नाम दिया है डिसफंक्शनल बिलीफ्स का। ये भी क्या कह रहे हैं कि जो डिसफंक्शनल बिलीफ्स हैं आपके, वो नेगेटिव थॉट्स जनरेट करते हैं
और नेगेटिव थॉट्स की वजह से डिप्रेशन कॉज होता है। एक डायरेक्ट रिलेशन है बिटवीन आपका कोई कैसे सोचता है, कोई कितना नेगेटिव सोचता है और कितना उसके डिप्रेशन के जो सिवियरिटी होगी सिम्टम्स की, इसका डायरेक्ट रिलेशन है। तो मोर और लेस जो दोनों के थॉट्स है वो जो इरेशनल बिलीफ एंड डिसफंक्शनल बिलीफ जो है दे आर मोर और लेस सेम, बट कुछ जो है बॉक्स साहब ने अलग दिए थे वो मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ। सबसे पहले ये बताते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। हमारी क्या अमूमन होती है कि या तो मुझे जिंदगी में ये मिलना चाहिए, नहीं तो मेरी जिंदगी खत्म। नहीं, ऐसा नहीं होता। ब्लैक और व्हाइट के अलावा भी हमारी जिंदगी में भगवान ने बहुत सारे कलर्स दिए हैं। देयर आर वेरियस शेड्स ऑफ ग्रेज ऑल्सो। तो हमेशा हमें ये जो माइंडसेट है इससे अलग दूर रहना चाहिए कि या तो मुझे ये मिलना चाहिए, नहीं तो मेरी लाइफ खत्म। दिस इज अ वेरी डिसफंक्शनल थॉट। नेक्स्ट इज मैजिकल थिंकिंग। मैजिकल थिंकिंग क्या है कि आप एक बहुत 99% लोग बोलते हैं मेरा ये काम नहीं होगा क्योंकि मेरा कोई भी काम नहीं होता। हमने क्या किया, हमने एक पहले से ही हमने एस्ट्रोलॉजी हमने कर ली कि मेरा ये काम नहीं होगा या मेरे को ये जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि मेरा कोई भी काम होता ही नहीं है। सो दिस इज अ डिसफंक्शनल थॉट। ये जो थॉट है ये आपको स्ट्रेस में लाता है। नेक्स्ट इज माइंड रीडिंग। इफ समवन इज लुकिंग एट यू, तो आपके दिमाग में ये आता है ये जरूर मेरे बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहा होगा। नो, दिस इज अ डिस्फंक्शनल थॉट। डिस्पाइट और बीइंग चेकिंग द फैक्ट्स, यू कैन नॉट से कि कोई अगर आपको देख रहा है तो वो आपके बारे में नेगेटिव ही बोल रहा होगा। इन चीजों से आप बच के इन चीजों को करके आप बच सकते हैं एक नेगेटिव थिंकर बनने से। और नेगेटिव थिंकर इज अल्टीमेटली गोइंग टू बी अ डिप्रेस्ड पर्सन। तो जितनी आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होगी, नेगेटिव सिचुएशंस में भी हमें पॉजिटिव ढूंढ लेना चाहिए टू बी वेरी हेल्दी। नेगेटिव सिचुएशंस, आई बिलीव इन कर्मा। कर्मा थेरेपी जो जो कर्मा जो कर्मा है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। यू जस्ट मूव and move from that place or move from that event or and let karma do the work. The karma will definitely do the work. अपना एक बिलीफ सिस्टम बनाइए। हर इंसान किसी को कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक है, कोई फिलॉसफी में बिलीव करता है, कोई हर का अपना अपना एक बिलीफ सिस्टम है। तो एक बिलीफ सिस्टम जरूर रखिए, किसी चीज में बिलीव रखिए, भगवान में बिलीव रखिए, या भगवान में अगर आप नहीं बिलीव रखते तो फिलॉसफी में बिलीव रखिए, बट किसी ना किसी एक मोटिव बिलीफ को आप लेके चलिए टू बी स्ट्रेस फ्री। नेक्स्ट, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, देयर इज ओवर जनरलाइजिंग। हम जनरली क्या करते हैं, ओवर जनरलाइज करते हैं कि यार आजकल है ना लोग ईमानदार नहीं है, लोग ट्रस्ट वर्दी नहीं है, या ऑल वीमेन्स आर कनिंग, ऑल मेन्स आर पिग्स, व्हाट इज दिस। हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को ओवर जनरलाइज कभी मत कीजिए। इससे क्या होता है, जो रियल रिलेशन हैं वो कभी नहीं बनेंगे आपके किसी से भी। अगर आपको एक इंसान ने किसी चीज में आपको कहीं, अगर आपको फाइनेंशियल अगर किसी ने आपको चीट किया है या आपको कहीं भी धोखा मिला है, तो जरूरी नहीं है कि दूसरा इंसान भी विश्वास के लायक नहीं है। तो ये जो थॉट है कि सभी ऐसे होते हैं, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज मिनिमाइजिंग और मैक्सिमाइजिंग। कई लोग क्या होते हैं, वो छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देते हैं। दैट इज मैक्सिमाइजिंग द थिंग। दिस क्रिएट्स अ issue creates stress and finally you go into depression. Whereas कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीजों को, बहुत बड़ी बड़ी चीजों को भी मिनिमाइज कर देते हैं। दे डोंट केयर। दिस इज ऑल्सो बैड। ये हाईली इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, जिसकी वजह से जो आपका नेग्लेक्ट जो बिहेवियर है, या आपके रिश्तों पे, आपके वर्क स्टाइल पे, हर चीज पे आपके नेगेटिव इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट वन इज जंपिंग टू कंक्लूजन। हम बिना फैक्ट यू नो फैक्ट के फैक्ट को असेस किए बिना हम डायरेक्ट कोई सिचुएशन आती है उसके कंक्लूजन पे पहले पहुंच जाते हैं। ये गलत है। वी शुड चेक कि वेदर जो फैक्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं, और उसके बाद हमें किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए। सेवंथ इज पर्सनलाइजिंग। हम पर्सनलाइजिंग या पर्सनलाइजेशन सभी करते हैं। लाइक हम ये नहीं देखेंगे कि कुछ अगर हुआ है तो उसका कारण क्या है।
वी डोंट सर्च फॉर द कॉज, वी जस्ट ब्लेम अदर कि ये काम तेरी वजह से हुआ, ये काम मेरी वजह से हुआ, अगर कुछ भी मेरी जिंदगी में ये है वो मेरी वजह से, या ये चीज नहीं हुई तेरी वजह से नहीं हुई। डोंट पर्सनलाइज, यू नो, गो एंड सर्च फॉर द कॉज, जो समस्या है उसके कॉज क्या है, यू हैव टू सर्च दैट फॉर एनी कंफ्यूजन। पर्सनलाइजेशन से सिर्फ स्ट्रेस बढ़ेगा, नेगेटिव थॉट्स जनरेट होंगे और कुछ। नेक्स्ट इज लेबलिंग। लेबलिंग जो है, लाइक यू आर अ फेलियर, यू आर अ लूजर और यू इडियट, ये सारी चीजें जो क्या है, ये सब डिस्ट्रेस कॉज करती हैं, जो कि डिप्रेशन की तरफ आपको लेके जाती हैं। एंड लास्ट वन इज शुड और मस्ट। काश मैं गोरा होता, काश मैं पतला होता, काश मेरे पास मर्सिडीज होती। ये जो इफ एंड बट जो है, ये नहीं होना चाहिए। इन चीजों से भी आपका जो स्ट्रेस है और जो आप एक नेगेटिव थिंकर बनते हैं, जो शुड और मस्ट है, ये हमें नहीं करने चाहिए। ओके, so with this I end the work dysfunctional thoughts, and now we have seen कि डिप्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं हमारी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से आ रहा है। Although it is caused by other factor also, but negative thinking play a very important role in depression. और ये माना गया है कि अगर cognitive behavior therapy, which is a major part in treating depression, can alone treat the your depression. So we'll discuss about behavior therapy. See, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है, इसमें आपने देखी, हमने तीन चीज है अभी हमने पहले डिस्कस किए कि पहले थॉट, किसी भी सिचुएशन के लिए एक थॉट आता है हमारे पास, उससे एक इमोशन जनरेट होता है और इमोशन के बेस पे हम एक्शन लेते हैं। सो ये इस बिहेवियर थेरेपी में हमने डिवाइड किया है इसको 5 पार्ट्स में। वन इज दी थॉट। मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे थॉट में आप ये देखिए कि फॉर एग्जांपल थॉट, मेरे मन में एक थॉट आया कि भगवान का डर, कि भगवान जो है वो हमें सजा देगा, ये थॉट आया। इस थॉट के बाद मुझे इमोशंस आएंगे। इमोशंस क्या आएंगे? हम घबराहट होगी, बेचैन हो जाएंगे, डर आ जाएगा हमारे मन में, ये सारी चीजें आ गई। इन इमोशंस को देख के मैं क्या करूंगी, एक डिजायर आएगी। डिजायर में हम क्या करेंगे, हम मंदिर जाएंगे, हम मंदिर जाएंगे वहां पे दान करेंगे और हम ब्राह्मणों को खाना खिलाएंगे, तो ऐसे हो जाएगा वैसे होगा, ये डिजायर होगी। इस डिजायर को फुलफिल करने के लिए अब क्या होगा, अब मैं जाऊंगी मंदिर और मंदिर में जाके मैं क्या करूंगी, वहां पे एक्शन करूंगी। ये एक्शन करने के बाद आपको क्या महसूस होता है, रिलीफ, यस, कि अब हमें कुछ नहीं होगा। एंड देन फिर से दोबारा एक कंप्लीट हो गई साइकिल। जो डिप्रेस पेशेंट है, जो सीबीटी के पेशेंट्स होते हैं, उन ये साइकिल जो है उनकी टूटती नहीं है, ये साइकिल चलती ही रहती है। थॉट आएगा, थॉट से इमोशन जनरेट होगा। जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के जो पेशेंट होते हैं, वो अगर आपने उनको कह दिया कि कोरोना है, हाथ धोना है, तो 10,000 बार हाथ धोंगे दिन में, क्योंकि वो इस साइकिल में से निकल ही नहीं पाते। ये साइकिल जो है, वी हैव टू ब्रेक दिस साइकिल। कोई थॉट आया, वो थॉट नेगेटिव भी हो सकता है, वो थॉट पॉजिटिव भी हो सकता है। वी हैव टू चेक वेदर दैट थॉट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड देन वी हैव टू एक्ट। तो एक चेक पॉइंट बीच में होना ही चाहिए। तो हमने ये ध्यान रखना है कि ये जो थॉट है, यहाँ से लेके रिलीफ तक का, रिलीफ कोई भी काम देखो, कोई भी काम आप करते हैं आपको रिलीफ मिलता है। ठीक, ये जो डिप्रेशन है ये भी इसी तरह से शुरू होता है। ये तो एक एग्जांपल है, कुछ भी हो सकता है इसका। अब डिप्रेशन में जो पेशेंट जाएगा उसकी साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। एक थॉट आएगा कि लाइक मैं मुझसे कोई प्यार नहीं करता, फिर उसके इमोशंस आएंगे, फिर डिजायर होगी कि मैं वर्थलेस हूँ, इमोशंस आएंगे मैं वर्थलेस हूँ, मेरी यहाँ जरूरत नहीं है। फिर एक्शन क्या होगा, दे गो एंड देन दे गो टू कुछ ड्रिंक करेंगे, उसके बाद वो रिलीफ महसूस करेंगे। धीरे धीरे जो चीजें हैं, ये सर्कल है, ये इतना ज्यादा होता जाता है कि जो डिप्रेस्ड पेशेंट है वो इन चीजों से निकल ही नहीं पाता। तो मेन हमारा जो मकसद है वो ये होना चाहिए कि ये सर्कल हमारा पूरा नहीं होना चाहिए। वी हैव टू चेक कि जो फर्स्ट थॉट आया वो ठीक है कि नहीं। इसके लिए मैं कुछ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है
ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये हमें खुद सिखाती है कि हमें अपने बिहेवियर को खुद कैसे चेक करना है और कैसे हम खुद अपने डिप्रेशन को हैंडल कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं। सबसे पहले डिसफंक्शनल मूड रिकॉर्ड। डिसफंक्शनल मूड रिकॉर्ड में इस तरह की एक टेबल बनाई जाती है जिसमें कि डेट एंड टाइम, एक जो पेशेंट्स होते हैं दे आर यूज टू डू दैट, बट हम इसको विदाउट मेकिंग अ रिकॉर्ड वी कैन जस्ट चेक वेदर दिस थॉट और दिस एक्टिविटी इज राइट और रॉन्ग। तो इसमें पेशेंट को हम कहते हैं कि डेट और टाइम लिखो, सिचुएशन लिखो, सिचुएशन के बाद मूड क्या हुआ उस सिचुएशन के हिसाब से, देन थॉट क्या आया, थॉट के बाद यहाँ आ जाएगा ऑल्टरनेटिव थॉट, एंड देन मूव। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की को घर वालों ने कहा कि कोई रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं और तुम तैयार हो जाओ। दैट जो गर्ल थी शी रिफ्यूज कि मैं रोज रोज लोग मुझे देखने आते हैं, आई एम नॉट हैप्पी एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस अगेन। तो सिचुएशन क्या हुई कि मम्मी ने उनको डांट दिया। ठीक है, तो ये सिचुएशन होगी, मम्मी ने उनको डांट दिया। मूड क्या हो गया, मूड शी इज क्राइंग, शी इज फीलिंग वेरी सैड, शी वो खाना नहीं खा रही है, वो रो रही है। तो ये हो गया उनका मूड। इस मूड की वजह से थॉट क्या आया उनके दिमाग में कि मेरी मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती। ठीक, ये एक थॉट हो गया कि मेरी मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती। अब एक ऑल्टरनेटिव थॉट हम बोलेंगे उसको, ये या तो पेशेंट खुद करे या थेरेपिस्ट करे या एज अ फैमिली फ्रेंड, फैमिली और फ्रेंड यू आप करें। तो इसमें अल्टरनेटिव थॉट क्या आना चाहिए कि क्या वाकई में मम्मी तुम्हें प्यार नहीं करती? अगर मम्मी तुम्हें प्यार नहीं करती तो तुम जो आज 24-25 साल की हो वो कैसे किया, कहीं फेक क्यों नहीं दिया तुम्हें? वो ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें प्यार नहीं करती। तो क्या होगा, इससे जो आपका मूड है वो यहाँ चेंज हो जाएगा। तो ये जो है ये डिसफंक्शनल, जब पेशेंट अपना रिकॉर्ड बनाता है ऐसे कि ये सिचुएशन हुई फिर मूड ऐसा हुआ, उसके बाद आप जो थॉट के बाद अल्टरनेटिव जो थॉट आया उसके बाद आपका मूड चेंज हो गया। तो इससे क्या हम करते हैं, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। हमारा जो कॉग्निशन है उसकी रीस्ट्रक्चरिंग होती है। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेटिव शेड्यूलिंग। ऑल्टरनेटिव शेड्यूलिंग में आप क्या कर सकते हैं कि जब मैंने आपको जो फर्स्ट वन बताया, इसमें जब ये हमें ये साइकिल नहीं कंप्लीट करनी है, तो जब थॉट आया इमोशंस आए, इमोशंस के बाद डिजायर आई, डिजायर के बाद एक्शन जो है, ये आप इसके हिसाब से करोगे डिजायर के हिसाब से तो आपको रिलीफ मिलेगा। तो आप हम क्या करेंगे, इस एक्शन को चेंज करेंगे। आप मेडिटेट करो, आप बुक रीडिंग करो, आप म्यूजिक सुनो, आप ये चीज करने से क्या हो जाएगा, आपने अल्टरनेट एक शेड्यूल कर लिया ताकि कंप्लीट ना हो। गैदरिंग में जाने से वो चाहता है, तो आप ऐसे सोशल गैदरिंग में भेजो उसको जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसके लिए। और फिर उसका एक्सपीरियंस आप आके पूछो कि क्या हुआ, क्या तुम डरे या क्या तुम्हें घबराहट हुई? तो पेशेंट विल टेल यू कि हाँ नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। कई बार होता है कि नहीं मैं वहां नहीं जा सकता, मुझे को घबराहट होती है या मैं हैंडल नहीं कर पाता ऐसी सिचुएशन। तो आप ऐसी जगह पे उसको भेजो जो उसके लिए कम जरूरी है। तो जो उसका अपना एक्सपीरियंस होगा ही विल शेयर कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ, आई वॉज वेरी कंफर्टेबल इन दैट गैदरिंग। इससे क्या होगा, इट ऑल्सो हेल्प इन कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। नेक्स्ट इज फॉर पैनिक अटैक। पैनिक अटैक कई पेशेंट कईयों को होता है। आप देखिए कई पेशेंट कहेंगे कि ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा, मुझे पैरों में और उंगलियों में मुझे नम फीलिंग होती है, मेरे चेस्ट में पेन होता है, मुझे ऐसा लगता है मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ गया, मेरे हाथ भारी हो जाता है। ये क्या है, ये पैनिक अटैक होते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि पेशेंट को पहले आप कंप्लीट उसका रूटीन चेकअप आपने करवा दिया, मेक श्योर कि पेशेंट को है ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू नो अब आपने पेशेंट को क्या एनकरेज करना है, आप खुद भी पैनिक अटैक किसी भी चीज से डर हो सकता है। किसी को भूत से डर लगता है कि नहीं मैं अंधेरे में नहीं जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई है। वो अपने अपने सबके एक्सपीरियंस है और अपना अपना सबका डर है। तो आप इसमें क्या होगा कि पेशेंट को आप आफ्टर चेकिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको बियर करो, उस पेन को पेशेंट को बोलो आप बियर करो और अपने आप को बताते रहो कि यस आई एम नॉट डाइंग, मैं मर नहीं रहा हूँ, आई एम लाइव, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। मैं अपने आप को जो पेशेंट है वो
लाइक हम जब छोटे होते थे तो कि नहीं अंधेरे में भूत आ जाएगा, हम भूत, आप उसको भेजो अंधेरे में और उसको बोले कि वेदर यू आर फीलिंग, नो आई एम नॉट फीलिंग, देयर इज नो वन। तो इस तरह से क्या होगा, जो पेशेंट है उसकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो कम हो जाएंगे और खुद के साथ जो जो पेशेंट जो फीडबैक देगा उसमें जो उसका स्ट्रेस है वो रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्ले द स्क्रिप्ट टिल द एंड। कई बार हम लोग बोलते हैं यार ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो आप पूछो कि तो फिर क्या होगा। अगर फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि मैं फेल हो गया तो फेल हो गया तो क्या हो जाएगा, फेल हो गया तो क्या हो जाएगा, फिर वो पेशेंट बताएगा क्या हो जाएगा, कि पापा को दोबारा पैसे भरने पड़ेंगे, मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा, मुझे दोबारा पेपर देने पड़ेंगे, हो सकता है मेरे अच्छे भी नंबर आ जाए, हो सकता है मैं दोबारा फेल हो जाऊँ। तो टिल द एंड पे जब हम स्क्रिप्ट करते हैं, एक जो स्ट्रेस लेवल होता है कि अगर ऐसा हो गया तो, वो जो स्ट्रेस लेवल है जब हम उसके तो पे काम करते हैं वो लेवल जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट इज फैक्ट चेकिंग। हम कोई भी चीज किसी की कोई सिचुएशन है उसके बारे में बहुत जल्दी कंक्लूजन पे आ जाते हैं, हम फैक्ट चेक नहीं करते हैं। तो किसी भी कंक्लूजन पे आने से पहले हमें फैक्ट चेक करने चाहिए कि क्या वाकई में ऐसा कुछ है या नहीं। टॉक टू योर सेल्फ। सबसे जो इम्पोर्टेंट, एज आई फील फॉर योर मेंटल हेल्थ विच आई डू प्रैक्टिस, हमें इतना हमें भगवान ने एक सोल, वी आर अ सोल, एंड हम खुद से अच्छा फ्रेंड कोई किसी का नहीं हो सकता। आपको पता है कि आप सही कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, कॉन्टिन्यूसली अंदर से जो एक आवाज आती है कि नो दिस इज रॉन्ग, यू आर डूइंग रॉन्ग, बट हम उसकी नहीं सुनते हैं। तो अगर आप अपने आप से बात करते हो, आपको किसी और की जरूरत ही नहीं होगी समस्याओं के समाधान के लिए। यू जस्ट आई फील कि दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर मी टू मेडिटेट। आई जस्ट सिट अलोन, एंड कोई भी अगर प्रॉब्लम है आई जस्ट टॉक टू माई सेल्फ। दिस डजंट मीन के जो लोग खुद से बात करते हैं वो पागल है, नो। सेल्फ क्रिटिसाइज कीजिए अपने थॉट्स को, सेल्फ टॉक कीजिए, आपको 90% जो आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान आपको खुद मिलेगा। हम करना ही नहीं चाहते एक्चुअली समाधान जो है, हम अपना जो नेगेटिव थॉट हमने बनाया हुआ है उसी के साथ कोई अगर हमें पसंद नहीं है, हम उसी चीज को पकड़ के पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। या कोई एक अगर कोई किसी चीज पे कोई इशू है तो हम वो सारी उम्र उसी चीज पे हम, क्योंकि हम उससे बाहर आना ही नहीं चाहते। अगर हम हमारे साथ बात करें, हमारे उस थॉट को क्रिटिकली एनालाइज करें, कॉन्ट्राडिक्ट करें, तो हम उस चीज में से बहुत इजीली बाहर आ सकते हैं। आई प्रैक्टिस दिस सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल्सो। एट्थ इज कोपिंग स्टेटमेंट। कोपिंग स्टेटमेंट, स्मॉल स्टेटमेंट्स आप हमेशा अपने लिए बना के रखिए। हमें कुछ भी काम करने से पहले या किसी भी काम के लिए दूसरे की एंकरेजमेंट की कभी जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमारे पास खुद की कोपिंग स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। इसमें जनरली डिप्रेशन में पेशेंट्स को दिया भी जाते हैं चिट्स बना के, लाइक के आई विल लिव टू टेल डिटेल, और आई कैन डू दिस, आई विल विन। छोटी छोटी ये स्टेटमेंट्स हैं जो आप अपने लिए यूज कर सकते हैं टू बूस्ट योर इनर स्ट्रेंथ टू फेस एनी सिचुएशन। नाइन्थ इज द रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग इज, सी, अभी हमने बात की कि हर जो इंसान है उसके अपने नेगेटिव पॉइंट्स हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं। हो सकता है कि जो आपकी कमी है वो कहीं आपकी स्ट्रेंथ हो। फॉर एग्जाम्पल, आई टेक माई एग्जाम्पल, आई एम वेरी इमोशनल एंड आई एम ओवर सेंसिटिव, आई नोटिस ईच एंड एवरीथिंग। जो चीज शायद हमें इग्नोर करनी चाहिए वो भी मैं नोटिस करती हूँ। बट इन फैमिली एंड फ्रेंड्स दे से यू आर वेरी ओवर सेंसिटिव मनीषा, थोड़ी चीजें इग्नोर भी करनी चाहिए। बट आई डोंट टेक दिस एज माई वीकनेस, दिस इज नॉट माई वीकनेस, बट आई से एक फिजियोथेरेपिस्ट का या एक थेरेपिस्ट का इमोशनल होना या ओवर सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है। अगर मैं ओवर सेंसिटिव हूँ तो मैं मेरे पेशेंट्स के फिजिकल के साथ साथ उनके मेंटल लेवल पे जो समस्याएं वो देख रहे हैं मैं उनको समझ सकती हूँ, समझ के मैं उनको उनका हेल्प कर सकती हूँ। तो मैं नहीं मानती कि ओवर सेंसिटिव होना, हो सकता है एक जगह मेरी वीकनेस हो कि अगर मैं ओवर सेंसिटिव हूँ तो मैं शायद ज्यादा इमोशनल हूँ, लेकिन दूसरे फ्रंट पे अगर मैं ओवर सेंसिटिव हूँ आई कैन डील my patients very easily, I can connect to them, or I can connect to my friends very easily. So
आपका जो एक फील्ड में या एक पॉइंट पे जो आपकी वीकनेस है, आप उसी वीकनेस को देखिए। कहीं ना कहीं जिंदगी में या जिंदगी के किसी दूसरे पलड़े में वो ही जो आपकी वीकनेस है वो आपकी स्ट्रेंथ हो। तो रीफ्रेमिंग अपनी करनी बहुत जरूरी है। तो विद दिस, today we talked about depression and handling depression. I hope कि मेरी जो एक्सपीरियंसेस हैं और जो पॉइंट्स हैं वो आपको हेल्प कर पाएंगे। और जो आपके आसपास जो लोग हैं आप उनको भी हेल्प कर पाएंगे किस तरह से अपने डिप्रेशन से निकलें। आजकल क्या हो रहा है, आप भी नेगेटिव थिंकर हैं, मैं भी नेगेटिव थिंकर हूँ, हम दो मिलके तीसरे को भी नेगेटिव थिंकर बना रहे हैं। बट नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप नेगेटिव थिंकर हैं, अपने आप को पहले पॉजिटिव बनाइए। दूसरों को भी पॉजिटिव आप तभी बना सकेंगे जब आप खुद एक पॉजिटिव थिंकर होंगे। जैसी आप सोच रखेंगे आपकी जिंदगी धीरे धीरे वैसी ही होती जाएगी। नेगेटिव जो थिंकिंग है ये कहीं ना कहीं दूसरों को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बट सबसे पहले अगर आप किसी के बारे में कुछ नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं या आप खुद के लिए भी अगर रखते हैं तो वो दूसरे से पहले आप खुद को नुकसान पहुंचा रही है। तो नेगेटिव थिंकिंग से बच के हम डिप्रेशन से बहुत अच्छे से लड़ सकते हैं और दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं कि वो इससे बाहर आए। आशा करती हूँ कि मेरा आज का सेशन आप सबको पसंद आया होगा। और अगर कोई क्वेरी हो तो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच। And at last, I want to thank our Chancellor, Dr. Puneet Goyal, and Pro-Chancellor, Ma'am, Dr. Poonam Goyalji, who have given me this platform to come up and to share my views on this very sensitive topic with you all. And we will be meeting next Sunday with some other hot topic. And till then, take care. Bye.